नमस्कार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के संथाल जनजाति को देखने वाले हैं और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा है उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। अब उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। और हमारा झारखंड कैसा है, तो आदिवासी बहुल राज्य है। इसीलिए जो है हमारा झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड की जनजातियों से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बेहद खास है, आप लोग क्या कीजिए धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं कि उनका जनसंख्या कितना है, उनके शादी को क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, सारा के सारा डिटेल आज के क्लास में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान क्या है। पहला है चौथा स्थान, दूसरा है तीसरा स्थान, तीसरा है दूसरा स्थान, चौथा है पहला स्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और यह पहले स्थान पर आती है। इतना याद रखना है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की कुल जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या। इसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, यानी कि एसटी आदिवासी की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। ये आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसको कुल जनसंख्या में निकालेंगे तो लगभग ये 26.2% हो जाता है। अब ये जो आदिवासियों की जनसंख्या है 86,45,042, इसमें जो है आपका संथाल जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो आपको बता दें संथाल जनजाति की जनसंख्या 27,54,723 है, जो कि जिसको अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो 35% आदिवासी जनसंख्या का हो जाता है, ठीक है। 86,45,042 जो आदिवासियों की जनसंख्या है उसमें 27,54,723 जो है आपका संथाल जनजाति की जनसंख्या है, जो कि आदिवासी जनसंख्या का 35% है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में संथाल जनजाति के निवास स्थल कहाँ हैं। पहला है संथाल परगना, दूसरा है पलामू, तीसरा है रामगढ़, चौथा है चतरा। तो देखिए वैसे आपको बता दें कि संथाल जनजाति जो है पूरे झारखंड में आपको मिलेंगे, इसके अलावा विदेशों में भी मिलेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है या जो किताब के अनुसार हमें जानना है वो भी हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो संथाल जनजाति के निवास स्थल जो है झारखंड में मुख्य रूप से संथाल परगना में देखने को मिलता है। इतना याद रखना है। और संथाल परगना क्या है, तो झारखंड का एक प्रमंडल है। क्या है, झारखंड का एक प्रमंडल है। और इस प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो इस प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। और दुमका जो है क्या है, झारखंड की उप राजधानी है और ये जिला 1855 में बना है। इतना याद रखना है। यहाँ पर प्रमंडल का बात हुआ है तो प्रमंडल के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बात कर ही लेते हैं। तो जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। उस समय जो है झारखंड में 4 प्रमंडल थे। एक प्रमंडल का निर्माण बाद में होता है। कौन सा प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण बाद में होता है। किससे अलग होके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय हम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्या हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर। पूरा नहीं लिखा है, समझ जाइएगा। उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हो जाएगा हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। और चौथा हो जाएगा संथाल परगना और संथाल परगना का मुख्यालय दुमका। और पाँचवा हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। तो बहाने से ये सब भी बात आपको याद रखना चाहिए।
तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संथाल परगना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल जनजाति किस प्रजाति के हैं? पहला है निग्रोटो, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए झारखंड में जो 32 जनजाति पाए जाते हैं और उन्हीं में से 8 को जो आदिम जनजाति माना जाता है, लेकिन इनमें से जो अधिकतर जनजाति जो है आपका जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत ही आता है और संथाल जनजाति भी जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितना? 12 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र जिसको आप लोग टाइटल भी कहते हैं, ये अपना जो गोत्र होता है आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। तो टाइटल जिसको कहा जाता है वही गोत्र है और संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो मुख्य गोत्र जो है 12 में से में कुछ उसका नाम हम आपको लिख देते हैं। जैसे हासंदा होता है, ठीक है, एक गोत्र इनका क्या है? हासंदा है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका मुर्मू, जैसे द्रौपदी मुर्मू है। और तीसरा हो जाएगा आपका किस्कू। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका टुडू। और पाँचवा क्या हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा बास्के। लिख ही देते हैं पूरा। पाँचवा हो गया बास्के, आप लोग भी लिखिए। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका बेसरा, बेसरा। और 6 लिखना है, लिख देंगे। सातवां क्या हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका हेब्रम, हेब्रम, हेब्रम। आठवां क्या हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा आपका पौरिया। नौवां क्या हो जाएगा? मंडी। 10वां क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा चौरे, या चौड़े भी लिखा रहता है, चौरे। और 11वां क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा आपका सोरेन। और 12वां क्या हो जाएगा? तो 12वां हो जाएगा आपका बेदिया। तो इस तरह से जो है संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इनका विवाह जो है गोत्र के बाहर में होता है, लेकिन अपने जात में ही होता है। सेम जात में विवाह होगा लेकिन गोत्र के बाहर विवाह होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संथाल जनजाति में सबसे अधिक रक्त समूह कौन सा पाया जाता है? पहला ए बी, दूसरा है बी और तीसरा है ए, चौथा है ओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी वाला। संथाल जनजाति में जो है सबसे अधिक रक्त समूह कौन सा? तो बी ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका ओ पाया जाता है। तो पहले स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? ए नहीं, बी, इतना याद रखना है। तो संथाल जनजाति का जो रक्त समूह होता है वो बी ग्रुप का होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख रक्त ग्रुप इनमें पाया जाता है वो क्या है? आपका ओ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 हो गया है 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संथाल समाज कितने वर्गों में विभाजित है? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्गों में। संथाल समाज जो है 4 वर्गों में अर्थात 4 हडों में विभाजित है। एक हो जाएगा आपका किस्कू वर्ग। कौन सा हो जाएगा? किस्कू वर्ग। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको राजा वर्ग का माना जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका मुर्मू वर्ग। कौन सा? तो मुर्मू वर्ग या मुर्मू हड भी कह सकते हैं, जिसको जो है पुजारी वर्ग माना जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सोरेन हड, सोरेन हड। और सोरेन हड को क्या माना जाता है? तो सिपाही वर्ग माना जाता है। और चौथा क्या हो जाएगा? तो उसको भी लिख देते हैं। चौथा जो है आपका हो जाएगा मरूडी, मरूडी हड। और मरूडी हड को क्या माना जाता है? इसको कृषक वर्ग माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संथाल समाज जो है 4 वर्गों में अर्थात 4 हडों में विभाजित है या बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल जनजाति का परिवार कैसा होता है? पहला है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों प्रकार का होता है। संथाल जनजाति का परिवार एकल परिवार भी होता है, संयुक्त परिवार भी होता है, अर्थात ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संथालों के मध्य विवाह की क्या व्यवस्था है। पहला है समगोत्रीय, दूसरा है परगोत्रीय, तीसरा है जनजातीय बहिर्विवाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परगोत्रीय विवाह प्रचलित है। देखिए, कोई भी जनजाति, जो झारखंड में जो जनजाति है, सेम जनजाति में विवाह होता है। जैसे उरांव है, उरांव जनजाति से विवाह करेगा, लेकिन सेम गोत्र में विवाह नहीं करेगा, यानी कि परगोत्रीय विवाह करेगा, यानी कि दूसरा गोत्र से करेगा। मान लिया जाए हम उरांव हैं, तो उरांव जनजाति से हम विवाह करेंगे, और मेरा मान लिया जाए एक्का टाइटल है, तो हम जो है एक्का टाइटल वाला लड़की से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि सेम गोत्र या सेम टाइटल के व्यक्ति को भाई बहन समझा जाता है। तो हम जैसे कोई लकड़ा से कर लिए या कोई तिर्की से कर लिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, पर गोत्रीय यानी कि दूसरा गोत्र वाले से विवाह किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संथाल जनजाति में मुख्य रूप से कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहला 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 5। मुख्य रूप से कह रहा है, वैसे तो 8 से भी ज़्यादा इनमें जो है विवाह के प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है जब भी पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका उत्तर 8 हो जाएगा। जैसे कुछ शादी के प्रकार को आपको बता दें, जैसे एक होता है सदाई बापला, इनमें क्या होता है, सदाई बापला होता है, और एक हो जाता है आपका गोलाइट बापला भी होता है, गोलाइट बापला। इस तरह से जो है टुनकी दिपिल बापला, इस तरह से जो है मुख्य रूप से शादी जो है 8 प्रकार के पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। वैसे 8 से भी ज़्यादा प्रकार इनमें शादी प्रचलित है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो आप लोग 8 ही बोलिएगा या 8 को उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं। पहला है कन छठियार, दूसरा है जन्म छठियार, तीसरा है चाचू छठियार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाचू छठियार। संथाल जनजाति में जो दीक्षा संस्कार होता है उसको चाचू छठियार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं। पहला है बापला, दूसरा है अनाड़ी, तीसरा है बेंजा, चौथा है सगाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। बेंजा तो आपको बता दें कि उरांव जनजाति में जो है शादी को बेंजा कहा जाता है, और संथाल जनजाति में बापला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है। पहला है किरिंग बापला, दूसरा है सांगा विवाह, तीसरा है किरिंग जवाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किरिंग बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप है वो कौन सा है, आपका किरिंग बापला है, और ये लोग जो है शादी को बापला कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संथाल समाज में परित्यागता विवाह को क्या कहते हैं। पहला इतूत, दूसरा है घरदी जवाएं, तीसरा है सांगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांगा बापला कहा जाता है। परित्यागता मतलब किसी की छोड़ी हुई पत्नी, मतलब कोई पति पत्नी जब अलग हो जाता है तो छूटी हुई जो पत्नी है किसी की, जो महिला किसी पुरुष से अलग हो चुकी है, उसको जब दोबारा विवाह किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको सांगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं। पहला है पौन, दूसरा है रकम, तीसरा है जुर्माना, चौथा है दहेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में वधू मूल्य को पौन कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। वधू मूल्य क्या है, तो देखिए लड़का लड़की का शादी होता है, उसमें जो लड़के पक्ष की ओर से जो है लड़की पक्ष के लोगों को या उसके गार्जियन को जो उपहार स्वरूप जो कुछ दिया जाता है या कुछ मूल्य दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वधू मूल्य कहा जाता है। यानी कि लड़का को नहीं, उल्टा लड़की को कुछ गिफ्ट दिया जाता है, लड़की के परिवार वालों को कुछ रकम दी जाती है, उसी को वधू मूल्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संथालों का प्रमुख देवता क्या है। पहला है धर्मेश, दूसरा है सिंहबोंगा, तीसरा है मसीह, चौथा है महादेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहबोंगा हो जाएगा। संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है, और भगवान सिंहबोंगा जो है सूर्य देवता के ही प्रतीक हैं, ये सूर्य देवता का ही एक रूप है, इतना आपको याद रखना है।
धर्मेश किनका प्रमुख देवता का नाम है? तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है, और धर्मेश भी जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, इतना याद रखना है। मसीह मतलब ईसा मसीह जो है ईसाइयों के प्रमुख देवता का नाम है, क्या है? ईसाइयों के जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? मसीह है, यानी कि यीशु मसीह है। महादेव की बात किया जाए तो महादेव जो है कब पूजा की जाती है महादेव की? तो मंडा पूजा में जो है महादेव की पूजा की जाती है, इतना आपको याद रखना है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंह बोंगा संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है, जो कि भगवान सूर्य का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? पहला है ठाकुर जी, दूसरा है मारंग बुरु, तीसरा है हाथू बोंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मारंग बुरु हो जाएगा। मारंग बुरु मतलब पहाड़ देवता, क्या हो जाएगा? पहाड़ देवता जो है आपका संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता है। सबसे बड़ा देवता कौन है? तो आपका ये सिंह बोंगा है। उसके बाद दूसरा प्रमुख देवता की बात आएगा तो हो जाएगा आपका मारंग बुरु अर्थात पहाड़ देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संथाल जनजाति के गांव के देवता का क्या नाम है? पहला जाहिर एरा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है सिंह बोंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजातियों के जो गांव के देवता होता है उसे जाहिर एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जाहिर एरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संथाल जनजाति में किस देवता का निवास स्थान जाहिर थान है? पहला है जाहिर एरा, दूसरा है सिंह बोंगा, तीसरा है धर्मेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाहिर एरा। ठीक है, तो संथाल जनजाति के जो गांव का देवता होता है उसे क्या कहा जाता है? जाहिर एरा। और जाहिर एरा कहाँ पर रहते हैं? तो जाहिर एरा जाहिर थान पर निवास करते हैं, यानी कि जाहिर एरा के रहने की जगह को ही जाहिर थान कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाल जनजाति में किस देवता को विश्व विधाता कहा जाता है? पहला है ठाकुर जी, दूसरा है सिंह बोंगा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठाकुर जी या सिंह बोंगा दोनों को ही जो है संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? विश्व विधाता कहते हैं, यानी कि विश्व के रचयिता कहते हैं। विश्व को बनाने वाले इनके देवता कौन है? ठाकुर जी अर्थात सिंह बोंगा हैं, यानी कि ए और बी दोनों उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संथाल जनजाति की कुल देवता को क्या कहते हैं? पहला ओड़ाक बोंगा, दूसरा हाथू बोंगा, तीसरा सिंह बोंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये संथाल जनजाति के कुल देवता को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ओड़ाक बोंगा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओड़ाक बोंगा। ठीक है, क्लियर है? कुल देवता ओड़ाक बोंगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पहला मांझी, दूसरा है नाइके, तीसरा है पाहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संथाल जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होता है उसे नाइके कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सफाहोड़ किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है संथाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल जनजाति से संबंधित क्या है आपका? सफाहोड़ है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल समाज के गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला मांझी, दूसरा पाहन, तीसरा धर्मेश, चौथा है मुखिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो गांव के प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है, लेकिन धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है, लेकिन गांव के प्रधान से बोला जाए तो हो जाएगा आपका मांझी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? पहला है मांझी थान, दूसरा अखाड़ा, तीसरा जाहिर थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांझी थान कहा जाता है। तो गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है और जहां बैठकी बैठा जाता है यानी कि जो पंचायत स्थल होता है उसे मांझी थान कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल समाज को नैतिकता का ज्ञान कौन देता है? पहला है मांझी, दूसरा है पाहन, तीसरा है जोग मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोग मांझी जो है नैतिकता का ज्ञान या नैतिकता की बात सिखाता है। संथाल समाज में जो युवक युवती होता है उन्हें उन्हें गाइडलाइंस कौन करता है या सही दिशा कौन दिखाता है? तो आपका जोग मांझी दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल समाज में सबसे बड़ी कठोर सजा क्या है? पहला है बिटलाहा, दूसरा है बहिष्कार, तीसरा है दंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटलाहा हो जाएगा। संथाल समाज में जो सबसे बड़ी कठोर सजा है उसका नाम क्या है? बिटलाहा। और बिटलाहा में जो है होता क्या है कि गांव से जो है बिटलाहा पाए वाले दोषी व्यक्ति को जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है। और बिटलाहा नामक सजा जो है सामान्यतः आपको बता दें कि यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है और उसे गांव से जो है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ टर्म कंडीशन को अगर पूरा करते हैं तो आपको फिर से जो है समाज में शामिल होने की मौका भी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिटलाहा क्या है? तो संथाल समाज में एक सबसे बड़ा सजा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाल जनजाति की सबसे प्रिय त्यौहार क्या है? पहला है सोहराय, दूसरा है सरहुल, तीसरा है एरोक, चौथा है कर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोहराय। संथाल जनजाति के सबसे प्रिय त्यौहार में से एक है आपका सोहराय। और सोहराय त्यौहार की बात करेंगे तो ये जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। इस दिन जो है पशुओं को नहलाया जाता है, उसे सजाया जाता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है और उसके लिए जो है विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। और ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। क्या है? सोहराय। और झारखंड में जो है सोहराय एक क्या है? तो सोहराय एक चित्रकारी भी है, ये भी आपको याद रखना है। और सोहराय चित्रकारी को जो है जीआई टैग भी मिल चुका है, यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सोहराय किस महीने में मनाया जाता है? पहला माघ, दूसरा है पौष, तीसरा है चैत्र, चौथा है फागुन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौष में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एरोक पर्व कब मनाया जाता है? पहला है माघ, दूसरा है फागुन, तीसरा है चैत्र, चौथा है बैसाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एरोक पर्व, ये आपका मनाया जाएगा। ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका आषाढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। एरोक पर्व जो है संथाल जनजातियों के बीच एक प्रसिद्ध त्यौहार में से है और ये आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हरियाड पर्व कब मनाया जाता है? पहला है सावन, दूसरा है भादो, तीसरा है कार्तिक, चौथा है अघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सावन में मनाया जाता है। सावन में सब चीज़ हरी भरी दिखती है तो उसी से याद रखना है हरियाड, हरी। तो हरी सावन में होता है, तो सावन में हरियाड त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बाहा पर्व किस महीने मनाते हैं? पहला है फागुन, दूसरा है चैत्र, तीसरा है सावन, चौथा है भादो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बाहा पर्व ये जो है आपका फागुन के आसपास मनाया जाता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन के हिसाब से फागुन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बाहा का क्या अर्थ होता है? पहला है पत्ती, दूसरा है पेड़, तीसरा है फल, चौथा है फूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फूल होता है। तो बाहा जो पर्व है इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संथाल गांव के मांझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? जब मांझी गांव में नहीं रहेगा, और मांझी कौन होता है? तो गांव का प्रधान होता है। तो मांझी की अनुपस्थिति में जो है कौन कार्य करता है? पहला है गुणायत, दूसरा है प्रमाणिक, तीसरा है जोग परगणैत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणिक जो है मांझी की अनुपस्थिति में काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संथाल गांव के संदेश वाहक को क्या कहते हैं? पहला है गुणायत, दूसरा है जोग प्रमाणिक, तीसरा है प्रमाणिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
संथाल गांव के संदेशवाहक बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुड़ाइत। गुड़ाइत का काम क्या है? संदेशवाहक, यानी कि सूचनाओं को पहुंचाने का काम है। ठीक है, तो लोगों तक जो है सूचनाओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? गुड़ाइत। ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि संथाल जनजाति में परगना के प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है परगनित, दूसरा है जोग मांझी, तीसरा है प्रमाणिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परगनित कहा जाता है। संथाल जनजाति में परगना जो होता है उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो परगनित कहा जाता है। और अनेक गाँवों को मिला के जो है क्या है? एक परगना बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संथाल जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला है कुड़ुक, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है संथाली, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए और बता दें आपको कि संथाली भाषा जो है इसको लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ओल चिकी लिपि। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो 1941 में किया है। JSC के अनुसार जो है 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। ओल चिकी लिपि से संथाली भाषा को लिखा जाता है। बाकी डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भाषा वाला बात आया है इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं। तो कुड़ुक भाषा जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लिपि? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। और कुड़ुक भाषा की बात करेंगे तो कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? मानव अर्थात मनुष्य होता है, इतना आपको याद रखना है। मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो मुंडारी भाषा जो है मुंडा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और हो क्या है? हो भी एक भाषा है जो कि हो जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो आज जो है ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, लेकिन भी कभी कभी कर देते हैं जहाँ पर अति आवश्यक हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संथाली लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? पहला है 92वें संविधान संशोधन, दूसरा है 102, तीसरा है 100, चौथा है 99। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संथाली लिपि या यूँ कहें कि संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगर ईस्वी की बात किया जाए तो कब शामिल किया गया था? तो 2003 में जो है संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि संथालों के लोक कथाओं के अधिकतर पात्र होते हैं। पहला है राजा, दूसरा है पशु, तीसरा है नदी, चौथा है चिड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशु होते हैं। संथाल जनजाति में जो लोक कथाएं सुनाई जाती है या बताई जाती है उसमें जो भी पात्र होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? पशुओं होते हैं। यानी कि पशु पक्षियों पेड़ पौधों के माध्यम से ही जो है कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, और उनके जो कहानी या लोक कथा होता है उसमें जानवर भी बात करते हैं और जानवर भी अपनी ये कहानी या अपनी बात रखते हुए चलते हैं। यानी कि जो भी कहानी बताना है किसके माध्यम से? तो जानवर या पशु पक्षी के माध्यम से ही बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सोरेन गोत्र का चिन्ह क्या है? पहला है पक्षी, दूसरा है पशु, तीसरा है बंदर, चौथा है भालू। तो जैसे हम बताए थे कि संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। अब ये जो गोत्र होता है उसका कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। जैसे सोरेन एक गोत्र है, संथाल जनजाति के एक गोत्र सोरेन है, और सोरेन गोत्र का चिन्ह क्या है ये पूछना चाह रहा है। पहला है पशु, पहला है पक्षी, दूसरा है पशु, तीसरा है बंदर, चौथा है भालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरेन मतलब पक्षी होता है। ठीक है, तो गोत्र का जो है चिन्ह के बारे में भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी जो है आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा।
हासदा जाति का गोत्र चिन्ह क्या है? पहला है जंगली हंस, दूसरा है पशु, तीसरा है कुत्ता, चौथा है कछुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हासदा मतलब जंगली हंस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि हेब्रोम जाति के गोत्र चिन्ह क्या है? पहला है मछली, दूसरा है मोर, तीसरा है पशु, चौथा है पान पत्ता। तो हेब्रम या हेब्रोम मतलब क्या होता है? पान का पत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चोड़े गोत्र का चिन्ह क्या है? पहला है छिपकली, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है गाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोड़े या चोरे मतलब क्या होता है? इसका मतलब छिपकली होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि बास्के गोत्र का चिन्ह क्या होता है? पहला है नाग सांप, दूसरा है हिरन, तीसरा है लता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्के मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब नाग सांप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि बेसरा गोत्र का चिन्ह क्या है? पहला है हंस, दूसरा है बाज, तीसरा है कबूतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेसरा मतलब क्या होता है? तो बेसरा मतलब बाज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संथाल जनजाति के महिलाओं को किस स्थान पर जाना वर्जित है? पहला मेला, दूसरा है मंदिर, तीसरा है मस्जिद, चौथा है मांझी थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांझी थान पर जो है संथाल जनजाति की महिलाएं नहीं जाती है। देखिए गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, और जहां पर बैठकी बैठा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मांझी थान कहा जाता है। और मांझी थान में जो है संथाली महिलाओं को जाना वर्जित रहता है, यानी कि वे वहां पर नहीं जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि संथाल जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? पहला है धूमकुड़िया, दूसरा है घोटुल, तीसरा है गीती ओड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घोटुल कहा जाता है। संथाल जनजाति के जो युवा गृह होता है या जो प्रशिक्षण गृह होता है उसे घोटुल कहा जाता है। ठीक है, और धूमकुड़िया उरांव जनजाति की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। गीती ओड़ा मुंडा जनजाति के युवा गृह को आपका गीती ओड़ा कहा जाता है। युवागिरी क्या होता है? हम आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं, हल्का समझाते हैं। तो युवागिरी को आप लोग क्या कह सकते हैं? इसको आप लोग प्रशिक्षण गृह मान सकते हैं। क्या? प्रशिक्षण गृह। युवागिरी पर जो है जनजातीय युवक और युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है अपने धर्म, अपने संस्कृति, इसके अलावा उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम जो भविष्य में काम आ सकते हैं उनके बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए जो है अलग अलग युवा गृह होता है, और दोनों के जो है गार्जियन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि गार्जियन के जो है देख रेख में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें रखा जाता है। ठीक है, अगर उरांव जनजाति के धूमकुड़िया की बात किया जाए तो यहाँ जो है सामान्यतः सरहुल के दिन में प्रवेश मिलता है। कब? सरहुल के दिन में। और प्रत्येक 3 वर्ष में जो है एक बार ही प्रवेश मिलता है। और कितने उम्र में प्रवेश मिलता है? 10 या 11 वर्ष की आयु में यहाँ पर प्रवेश आप पा सकते हैं। और धूमकुड़िया या युवा गिरी के सदस्य आप तब तक बने रहते हैं जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, और शादी होने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है युवा गिरी से सदस्यता समाप्त हो जाती है। इतना आपको याद रखना है या युवा गिरी के बारे में समझना है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि संथाल जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? पहला है सरहुल, दूसरा है खद्दी, तीसरा है बाहा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहा के नाम से जानते हैं। देखिए सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कल परसों ही बीता है। 21 मार्च को झारखंड में सरहुल पर्व मनाया गया है काफ़ी धूमधाम से। और सरहुल जो है सामान्यतः कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। और इस दिन जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हालांकि अनेक जनजातियों के द्वारा जो है इसका नाम अलग अलग पुकारा जाता है। जैसे उरांव जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग सरहुल को खद्दी के नाम से पुकारते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो ये लोग बा पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बा पर्व बोलते हैं। और संथाल जनजाति के लोग सरहुल को बाहा के नाम से पुकारते हैं। मनाते सभी हैं, हाँ अलग अलग नाम से पुकारते जरूर हैं। इतना याद रखना है, सरहुल। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग के लिए जो है शिद्दत से हम लेके आए हैं। अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लेके आए हैं। अगर आप लोग को जो है
लगता है कि कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है या कोई चैप्टर अभी भी बाकी है जिसको आप लोग नहीं पढ़े हैं, या जिसको आप लोग रिपीट पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसी से संबंधित हम वीडियो या क्लास लेके आएँगे। वैसे हमको लगता है कि लगभग जो है सारा जो है चैप्टर आप लोगों को या सारा सिलेबस हम करा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को लगता है कि ये वाला सिलेबस होना चाहिए, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए, हम अगले दिन जो है वही वाला पार्ट को लेके आ जाएँगे। अगर आप लोग चाहिएगा कि विस्तार से, तो विस्तार से बताएँगे, और ऐसे ही अधिक क्वेश्चन और कम विस्तार से समझाएँ, ऐसे जैसा आप लोग कहिएगा वैसा ही लेके आएँगे। तो बस आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सुझाव दीजिए कैसा क्लास चाहिए, हम तो रेडी ही हैं आप लोग की सेवा के लिए। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।